नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी 91। और हम लोग ने पिछली बार डिस्कस किया था आर्टिकल, और उसके बाद हम लोग ने नाउन भी पढ़ा था और डिफरेंट टाइप्स के, और इससे पहले प्रीपोजिशन की भी चैप्टर देखा था, उसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व की थी। हो सकता है कि आपको, जैसे हम जो क्रम का नाम ले रहे हैं कि इसके बाद ये इसके बाद ये, हो सकता है क्योंकि जब पोस्ट किया जाता है कोई वीडियो तो वहाँ पे थोड़ा सा क्रम में अंतर हो सकता है। लेकिन बच्चों, अगर आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो हर एक चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा, चाहे वो प्रीपोजिशन हो चाहे वो आर्टिकल हो, जो अभी तक मैंने कवर किया है। प्रीपोजिशन, नाउन, उसके बाद कंडीशनल सेंटेंसेस हो गया, टेंसेस हो गया, उसकी एक्सरसाइज भी है। और यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस बेस्ड लेकर आए हैं जिसका नाम है पैराजंबल्स, और इसका दूसरा नाम है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। इसमें क्या होता है बच्चों, जैसा कि आपने स्कूल्स में पहले सॉल्व किया भी होगा कि एक एक वर्ड अलग अलग करके जंबल करके देता है और उसके बाद पूछता है कि अब इसको सेंटेंस के फॉर्म में बनाओ। लेकिन यहां पर दोस्तों क्या होता है कि सेंटेंसेस को ही अलग अलग कर दिया जाता है। एक कहानी होती है, कहानी को अलग अलग कर दिया जाता है, उसके बाद पूछता है कि अब इसमें से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सेंटेंस कौन सा होगा। और कभी कभी क्या होता है, इसमें ऑप्शंस भी दे देता है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा सीक्वेंस जो होता है आपको सही लगता है, वो भी जो भी आपको लगता है उसको टिक करके आए। तो होता क्या है, जब भी हम किसी कहानी की बात करते हैं बच्चों, क्योंकि भाई हर एक एग्जाम में आता है और बहुत मुश्किल हो जाता है। रीजन क्या है, 4-5 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और अगर कोई कहते कि 1 मिनट में सॉल्व करो या 2 मिनट में सॉल्व करो, तो फिर आप सोचोगे हम इसे 5 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं सर, लेकिन 1 मिनट में सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्या आसान तरीका है कि सिर्फ ऑप्शंस को देखकर, अगर ऑप्शंस हैं तो ऑप्शंस को देखकर विद इन 10 सेकंड 15 सेकंड में भी आप इसका आंसर ले सकते हो। अदरवाइज कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जो कि बैंक एग्जाम में आते हैं जिसमें ऑप्शंस नहीं दिए रहते, बल्कि सीधे सीधे ये पूछता है कि पहला कौन सा होगा आफ्टर रीअरेंजमेंट, या लास्ट वाला कौन सा होगा। तो उसमें जाहिर सी बात है कि हमें थोड़ा बहुत दिमाग ये लगाना पड़ता है कि जल्दी जल्दी पढ़ के उसको करेक्शन करना पड़ता है कि कहां पर कौन सा सेंटेंस जाना चाहिए। अगर हम किसी कहानी की बात करें, क्योंकि पैराजंबल्स या सेंटेंस रीअरेंजमेंट एक कहानी होती है, क्या कहानी इस तरीके से, क्योंकि आज हम लोग सीखेंगे कैसे सॉल्व किया जाए, इसकी पूरी कहानी स्टोरी, यानी कि कैसे सॉल्व किया जाए आसान तरीके से, वो सीखेंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे और आज भी कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जिससे आपको समझ में आएगा। अगर हम किसी कहानी की बात करते हैं और कहते हैं कि एक राजा था, है ना, राजा बड़ा दयालु था, राजा को शिकार खेलने का बहुत शौक था से। एक दिन राजा जंगल में गया, सारे सेंटेंसेस कनेक्टेड लग रहे हैं। जंगल में उसने एक शेर और एक बकरी को देखा, उस समय शेर ने बकरी को खा लिया, है ना। सारे सेंटेंसेस आपस में कनेक्टेड लग रहे हैं, इसका मतलब ये रीअरेंजमेंट सही लग रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक कहानी सुनाता हूं और उसमें सेंटेंस की शुरुआत में कुछ ऐसे कह दूं कि राजा एक दिन जंगल पे निकला, या सीधी सी शुरुआत ऐसे कर दे कि शेर ने बकरी को खा लिया, या हम ये 2 सेंटेंस आपसे बोले कि राजा एक दिन शिकार पे निकला और शेर ने बकरी को खा लिया, तो आपको लगेगा कि ये सेंटेंस कहां से आ गया, अभी तो कहानी की शुरुआत नहीं हुई। या पहला सेंटेंस जब मैंने बोल दिया तो ये शेर ने बकरी को खा लिया, ये वाला कहां से आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि बीच में कुछ ना कुछ मिसिंग है। यही हम लोग स्ट्रैटेजी यहां पर भी अप्लाई करते हैं कि पहला सेंटेंस बच्चों वो होना चाहिए जो कि एक नया सब्जेक्ट मैटर होगा, जिसमें एक नाउन या प्रोनाउन की बात की जाएगी। यानी अगर कोई भी टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं तो उसकी हायरार्की क्या होती है, यानी कि सबसे पहले एक सब्जेक्ट मैटर होता है, नाउन होता है, उसके बारे में बताया जाता है, कई सेंटेंसेस से उसके एग्जांपल्स बताए जाते हैं, उसकी मेन बॉडी, फिर उसके बाद उसके एप्लीकेशंस, और अंत में क्या होता है, कंक्लूजन। तो ये सारी चीजें देखकर एक आइडिया लग जाता है कि कौन सा सेंटेंस कहां पर होना चाहिए। तो जैसे कि यहां पर देख सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक सीखे, 10 सेकेंड में पाए आंसर। 10 सेकेंड में कैसे आंसर पा सकते हैं हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग सीख लेते हैं कि क्वेश्चंस को करें कैसे और पैराजंबल होता क्या है। जैसे कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट लिखा हुआ है कि पैराजंबल्स आर द जंबल्ड पैराग्राफ्स सेंटेंसेस, बेसिकली यू आर गिवन ए पैराग्राफ। ये पूरी कहानी इस विषय में लिखी हुई है कि सेंटेंसेस को जब पैराजंबल करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंसेस जब पूछा जाता है तो कैसे पूछा जाता है, किस टाइप से क्वेश्चन बनता है, उसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं इंट्रोडक्शन के पार्ट पे कि रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंसेस क्या होता है। वही सेम चीज यहां पर भी लिखी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है। अब यहां से हम लोग सीखेंगे बच्चों ट्रिक्स एंड टिप्स टू सॉल्व पैराजंबल्स। सबसे आसान तरीका क्या होता है कि जब आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हो, से पहला ऑप्शन DABC, देन ACDB, और उसके बाद CBAD, और उसके बाद DBAC। करना क्या होता है, पैराजंबल के सेंटेंसेस को देखने से पहले आपको ऑप्शंस को देखना पड़ता है और ऑप्शंस में दिमाग लगाना पड़ता है कि पहला सेंटेंस कौन सा होना चाहिए। से यहां पर तो सारे ऑप्शंस में किसी में D है, किसी में A है, किसी में C है, किसी में D है, राइट। कभी कभी क्या होता है कि सारे ऑप्शंस में आपको शुरुआत D से मिलेगी, तो क्या आपको पहला सोचने के
क्या आपको पहला सोचना पड़ेगा कि पहला कौन सा होगा? नहीं, सारे ऑप्शंस में अगर डी से शुरुआत हो रही तो पहला तो डी ही होगा, तो सीधे सीधे डी पढ़ लो और उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा आना चाहिए आपको देखना पड़ेगा। और भी आसान तकनीक इसमें यह होती है कि बच्चों कि एक पेयर डिसाइड कर लो। सेंटेंसेस आपने पढ़े, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, आपने कहा सर इस सेंटेंस के बाद ये आना चाहिए, ठीक है, तो जो भी आपको लगता है कि सर सी के बाद बी आएगा, पक्की बात है, तो आप यहां पर देख लोगे ऑप्शंस में से कि सी के बाद बी कौन सा आ रहा है। हमने यहां पर एग्जांपल लिया बी ए का, राइट। अगर आपने एक पेयर चेक कर लिया, लॉजिकल पेयर देख लिया कि बी सेंटेंस के बाद ए आना चाहिए, तो आप सीधे सीधे ऑप्शंस पे आओगे, पूरा अरेंजमेंट आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो बी ए कहां पर कॉम्बिनेशन जा रहा है? बी ए यहां जा रहा है और यहां जा रहा है। अब क्या करना होता है, बी ए का कॉम्बिनेशन आपको मिल गया तो ये दोनों तो नहीं हो सकते, तो अगर आप इसके बाद बावजूद तुक्का भी लगाते हो तो तुक्का सही होने के 50% चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं तो 25% होता है, लेकिन जैसे आप 2 ऑप्शन ने आपने हटा दिए तो सही होने के चांसेस और गलत होने के चांसेस भी 50-50 रह जाते हैं, राइट। अब करना क्या होता है कि आपने कहा कि सर बीए का यहां पर पेयर बन रहा है, या तो आप यहां से देख लें पहला सेंटेंस सी होगा या डी होगा, या लास्ट सेंटेंस देख लें कि कंक्लूजन पार्ट सी होगा या डी होगा, तो आपका टाइम सेफ होगा और आपके पास ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हो कि अपॉर्चुनिटी होगी क्वेश्चन को सही करने की। नेक्स्ट, ट्रांजिशन वर्ड्स और कीवर्ड्स क्या होते हैं बच्चों, बताएं। ट्रांजिशन वर्ड्स और कीवर्ड्स क्या होते हैं? अगर हमने एक जगह लिखा है दिस या दीज या दस या अनलेस या कहते देयरफॉर, जैसा कि यहां पर बच्चों लिखा हुआ है ना, कौन कौन से वर्ड्स है? ऑल्दो, ऑल्सो, अगेन, इन एडिशन, लाइकवाइज, मोर ओवर, या फॉर एग्जाम्पल, सिमिलरली, हेंस, देयरफॉर, दस, सो, फॉर एग्जाम्पल, जैसे लिखा है ना, इन अ स्ट्रीट, लाइकवाइज, ऑन द अदर हैंड, सिमिलरली, येट, बट, हाउ एवर, स्टिल, नेवरदलेस, at the same time, for the time being, later on, or we can say meanwhile or then। सेंटेंसेस में जब भी ये वर्ड्स यूज होते हैं ये हमें हिंट देते हैं कि ये सेंटेंस की पोजीशन कहां पर होगी और इससे पहले और इसके बाद में सेंटेंस कौन सा जाना चाहिए। जैसे अगर हम किसी एक चीज की बात कर रहे हैं, से अगर हम बात कर रहे हैं महंगाई की, इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, तो इन्फ्लेशन के बारे में पहले बताएंगे इन्फ्लेशन क्या होता है, उसके बाद उसकी कुछ एप्लीकेशंस बताएंगे और फिर कह सकते हैं फॉर एग्जांपल, है ना। और हम दिस या दस या हाउ एवर, अगर किस चीज में कोई पॉजिटिव चीज बताई उसके बाद हम नेगेटिव चीज बताना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं हाउ एवर। हाउ एवर का मतलब क्या होता है? बट, या देन लगा दिया, या देयरफॉर, दस, इस प्रकार से। तो ये कुछ ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं या कीवर्ड्स जिनको बोलते हैं, ये हमें पकड़ने होते हैं, देखने पड़ते हैं, या कुछ प्रोनाउंस भी, जैसे किसी के लिए इट आ रहा है या दे आ रहा है, देम आ रहा है, तो हमें कनेक्ट करना होता है कि देम अगर आ रहा है तो उससे पहले कोई ना कोई ऐसी चीजें हैं जो एक से ज्यादा हैं, उनके बारे में बात हुई होगी। तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो की वर्ड्स हैं ये आपको आइडिया देते हैं कि कौन सा सेंटेंस कहां पर होना चाहिए। नेक्स्ट, उसके बाद लिखा है एक्रोनिम अप्रोच। ये क्या होता है भाई? एक्रोनिम का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। किसी अगर सेंटेंस में आप देखो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि फुल फॉर्म में आ रहा है और उसी पैरा जंबल में यही वर्ड जो है, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन का नेम जो है WHO लिख के आ रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस पहले आएगा कौन सा बाद आएगा। तो सीधी सी बात है, हम WHO पहले यूज नहीं कर सकते। रीजन क्या है? अभी हम शॉर्ट फॉर्म डायरेक्टली नहीं लगा सकते, पहले हम फुल फॉर्म की बात करेंगे उसके बाद शॉर्ट फॉर्म। अगर दोनों चीजें हैं तो पहले ये वाला सेंटेंस आएगा, उसके बाद ये वाला सेंटेंस आएगा। अगला देखिए, अगर कहीं किसी का नाम लिखा डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूरा नाम लिखा हुआ, फिर आगे कहीं डॉक्टर सिंह लिखा हुआ है या मिस्टर लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, इसका मतलब समझ जाना कि यहां पर पहले ये आएगा उसके बाद ये वाला जाएगा। और इन द सेम मैनर प्रेसिडेंट जॉर्ज W बुश, और उसके बाद क्या लिखा है? प्रेसिडेंट बुश, और द प्रेसिडेंट अगर लिख के आया है तो पहले ये जाएगा उसके बाद ही जाएगा, यानी कि फुल फॉर्म पहले जाएगा, शॉर्ट फॉर्म बाद में आएगा किसी भी सेंटेंस में, राइट। नेक्स्ट, तो इतनी बात क्लियर हुई होगी सभी लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं क्या है टाइम सीक्वेंस अप्रोच। क्या होता है, कभी कभी बच्चों सेंटेंस में हम बात करते हैं आज की, टुडे, और फिर हम बात करते हैं फ्यूचर जनरेशन की बात करते हैं, या पास्ट टाइम की बात करते हैं, फिर प्रेजेंट की बात करते हैं, फिर फ्यूचर की बात करते हैं। इसका मतलब सेंटेंसेस में जो टाइम इंडिकेटर्स होते हैं उनसे भी समझ में आता है, इवन बिफोर से हो गया या आफ्टर हो गया, लेटर हो गया, व्हेन हो गया, टाइम इंडिकेटर से भी समझ में आता है कि कौन सा सेंटेंस की पोजीशन कहां पर होगी, राइट।
उसके बाद है हाइपोथेसिस और थ्योरी अप्रोच। इसमें क्या होता है बच्चों, जैसा कि आप यहां पे पढ़ पा रहे हो कि जैसे हमने कहा कि कुछ ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, उनको जैसे आपने यूज किया है, जैसे मैंने कहा सब कोई सब्जेक्ट मैटर है वो पहले आ गया, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड एग्जांपल्स आ जाएंगे, राइट, फिर उसके बाद उसके एप्लीकेशंस आ जाएंगे, उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, कंक्लूजन आएगा। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं और यही कहलाता हमारा हाइपोथेसिस, यानी कि सोचना, एक तरीके से कल्पना कि अगर हमने इसके बारे में बात की है तो अगला हम क्या बात करना चाहेंगे। यही होता है आपका थ्योरी बेस्ड या हाइपोथेसिस अप्रोच। इसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल अप्रोच पर। कभी कभी आर्टिकल भी दोस्तों हमें बताता है कि कौन सा सेंटेंस कहां पर होना चाहिए, क्योंकि दो टाइप के आर्टिकल्स होते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, डेफिनेट, इंडेफिनेट और डेफिनेट, दो टाइप के आर्टिकल्स होते हैं। अब डेफिनेट आर्टिकल जो कि दा होता है और इंडेफिनेट का मतलब ए और एन। अब यहां पर मैंने आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पे 3 सेंटेंसेस लिख दिए हैं। पहला क्या है, द प्रॉब्लम विल बी एनफ टू डिमोटिवेट द एम्प्लॉइज। दूसरा क्या लिखा है, दिस मॉडिफिकेशन विल क्रिएट ए प्रॉब्लम। और तीसरा क्या लिखा है, द कंपनी इज गोइंग टू मॉडिफाई सम पॉलिसीज। अच्छा देखो, सम पॉलिसीज को मॉडिफाई करना चाह रहा है, दिस मॉडिफिकेशन। अच्छा, दिस से हम सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर सकते। द प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम इसके बारे में नहीं पता है, दा तो तब लगाएंगे जब प्रॉब्लम के बारे में बात होगी। इसका मतलब इसमें, इस पूरे पैराग्राफ में अगर देखा जाए 3 सेंटेंस हैं, तो शुरुआत यहां से होनी चाहिए, पहले आ जाना चाहिए सी। कह रहा है द कंपनी, कोई कंपनी होगी, इज गोइंग टू मॉडिफाई सम पॉलिसीज, कुछ पॉलिसीज उनको मॉडिफाई, उसमें चेंजेस करना चाह रहा है। फिर उसी के बारे में 2 ये आ जाएगा कि दिस मॉडिफिकेशन, क्योंकि वहां पे मॉडिफाई की बात की थी, इससे कनेक्ट हो रहा है कि ये वाला जो मॉडिफिकेशन है वो एक प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा। ए प्रॉब्लम के बाद, जब यहां पर प्रॉब्लम की बात हो गई है तो अब हम द प्रॉब्लम लगा सकते हैं, इसका मतलब तीसरा ये चला जाएगा, द प्रॉब्लम विल बी एनफ टू डीमोटिवेट द एम्प्लॉयज। यानी कहीं ना कहीं जो पॉलिसी आ रही है वो एम्प्लॉयज के हक में नहीं होगी, ये मतलब समझ में आ रहा है। तो पहले चला जाएगा सी, उसके बाद होगा बी और उसके बाद होगा लास्ट में ए। तो इतनी बात क्लियर हुई कि कैसे हम लोग आर्टिकल बेस्ड अप्रोच भी लगा सकते हैं। और उसके बाद यहां पर क्या लिखा हुआ है, एनपीए, दैट मींस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव अप्रोच। आमतौर पे होता क्या बच्चे, जैसे न्यू सब्जेक्ट मैटर है, वो शुरुआत होती है उसकी किससे, नाउन या प्रोनाउन से। और अगर नाउन से शुरुआत हुई तो आगे चीजों को एड्रेस करने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। जब प्रोनाउन के बारे में बात हो जाती है तो उनकी एप्लीकेशन यूज करने के लिए हम लोग एडजेक्टिव का यूज करते हैं या अदर डिफरेंट वर्ड्स का यूज करते हैं। तो ये एक हायरार्की होती है आगे बढ़ने की, नाउन प्रोनाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव भी आगे, या दिस दैट दिस दोस्त, ये सारे वर्ड्स स्ट्रक्चर के तौर पर लगाए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है, स्ट्रक्चर अप्रोच। स्ट्रक्चर अप्रोच वही है कि पहले हो गया प्रोमाइस, यानी कहने का मतलब क्या है, किसी का इंट्रोडक्शन पार्ट, फिर उसके बाद बीच में मेन बॉडी आ सकती है, उसके बाद कंक्लूजन हो गया, सपोर्ट हो गया, या एग्जांपल्स हो गए, ये आ सकता है, राइट। अब चले आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पर और पहले एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चों। अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू फॉर्म ए मीनिंगफुल पैराग्राफ। ए बी सी डी ई एफ कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, लेकिन हो सकता है आपको ये टफ पड़े, इसलिए हम पहले इजी वाली एक्सरसाइज पे जाएंगे, उसके बाद इस पर आएंगे, राइट। हाँ, देखिए ये एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले जब आपको एग्जाम में ऑप्शंस मिले, देखो ऑप्शंस मिले 1 2 3 4, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको पेयर देखना होता है। यानी कि 2 सेंटेंस आप यहां पे ये देख लो कि किसके बाद कौन सा आना चाहिए, डिसाइड कर लो। तो सेंटेंसेस बहुत ज्यादा गहन अध्ययन से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसा कि सी में लिखा हुआ है, इट अनफोल्ड्स इन 2 सेक्शन। ये अनफोल्ड होता है 2 सेक्शन में। 2 सेक्शन को, अब यहां पर ये कीवर्ड है 2 सेक्शन में, कौन कौन से 2 सेक्शन का नाम लेंगे। पहला क्या है, क्लाइमेट चेंज, हाउ टू मेक सेंस ऑफ इट ऑल। और दूसरा कौन सा होना चाहिए, दूसरे के बाद 2 है ना, हाउ एवर नहीं लगा सकते, इसका मतलब होता है बट। उसके बाद दियर न्यू नहीं लगा सकते, पब्लिकेशन।
एनवायरमेंट एजुकेशन यूनिट ऑफ सेंटर, ये भी लगा सकते हैं। इसका मतलब अगर हमने 2 की बात की है तो दूसरा भी तो बताएंगे। दूसरा कहां बता रहा है? एंड 2 sections, climate change, how to make sense of it all, and natural resources, how to share। देखो how to make, how to share, ये कीवर्ड मैच हो रहा है ना, how to make and how to share and care। इसका मतलब हमें एक पेयर मिल गया बच्चों कि सी के बाद डी आएगा 100%। हमें नहीं पता कि इसका अरेंजमेंट क्या होगा, लेकिन हमने ये देख लिया 2 सेंटेंसेस को मैच करा के कीवर्ड से कि सी के बाद डी 100% आएगा, राइट। सी और डी का कॉम्बिनेशन कहां पर है बच्चों? सी डी इसमें है, सी ई है इसमें, तो सी ए है, सी डी यहां मिल गया। देखो सी डी यहां नहीं मिला क्योंकि सी ए लिखा हुआ है। तो अब आपको पूरा पैराजंबल सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, टाइम बचाएंगे और सीधे सीधे आधे मिनट के अंदर हम लोग चाहें तो ये मार्क करके चले आएंगे, राइट। तीसरा वाला सही हो जाएगा। अब फिर से एक बार इसकी कहानी को पढ़ लेते, समझ लेते क्या कहना चाहता है। ए सबसे पहले कौन सा आएगा? ए, यानी कि ये पूरा अरेंजमेंट एज इट इज लिखा हुआ है जैसे कि ये है। एनवायरमेंट एजुकेशन यूनिट ऑफ सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट हैज ऑलवेज बीन वर्किंग टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग इजी टू अंडरस्टैंड रीडिंग मटेरियल। ठीक है, कहना क्या चाहता है कि जो एनवायरमेंट एजुकेशन यूनिट है सेंटर की, किसके लिए बनी है? साइंस एंड एनवायरमेंट के लिए। वो समय समय पर हैज़ ऑलवेज बीन मतलब बहुत पहले से वर्क कर रहा है टुवर्ड्स किसके प्रति? प्रोवाइड करने के लिए इजी टू अंडरस्टैंड रीडिंग मटेरियल को, ऐसा रीडिंग मटेरियल जो आसानी समझ में आ जाए। उनका, अच्छा ये दियर किसके लिए आया है? एनवायरमेंट एजुकेशन यूनिट के लिए, राइट। इनका जो नया पब्लिकेशन है ऑन दिस सब्जेक्ट इज एन अटेम्प्ट टू लैंड टीचर्स ए हेल्पिंग हैंड, टीचर्स को हेल्प करने के लिए है। ठीक है, न्यू पब्लिकेशन की बात हो गई। अब इसी न्यू पब्लिकेशन के लिए कीवर्ड क्या यूज कर रहा है? इट का यूज कर रहा है कि इट अनफोल्ड्स इन 2 सेक्शंस, ये अनफोल्ड होता है, बारे में बताता है 2 सेक्शन के। क्लाइमेट चेंज, हाउ टू मेक सेंस ऑफ इट ऑल, एंड उसके बाद कौन सा? दूसरा कौन सा? डी। एंड नेचुरल रिसोर्सेज, हाउ टू शेयर एंड केयर। उसके बाद ई आ जाएगा क्योंकि ये सारी चीजें कहानी तो बदल गई। उसके बाद लास्ट में क्या है? कंक्लूजन। हाउएवर दे आर इंट्रोड्यूस्ड टू स्टूडेंट्स नॉट एज अ पैराग्राफ टू मेमोराइज बट एज एन एक्टिविटी। ये इंट्रोड्यूस किया गया है एक्टिविटी के तहत, बल्कि पढ़ाने के लिए नहीं। कई बार क्या होता है ना कि हम लोग बच्चे क्या होता है कि समझते हैं जब कभी थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है, टीचर आके लिखवाता रहता है तो ऐसा लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है। लेकिन जब उसी पर बेस्ड प्रैक्टिकल कराता है, एक्टिविटीज़ कराता है, तो आपको लगता है कि हाँ अब ज़्यादा समझ में आ रहा है। तो उसी की बात कर रहा है, राइट। समझ में आ गया। एक और लेते हैं ऑप्शन बेस्ड, जो कि इजी पड़ता है। हाँ भाई, यहां पर देखिए, इसमें तो 6 सेंटेंसेस बहुत बड़ा सा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, और आसान चाहिए आपको। चलो ये करते हैं, पहले आसान वाले कर लेते हैं, फिर मुश्किल वाले करेंगे। देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस डिमांड। इसमें क्या है बच्चे? पहला पार्ट फिक्स है, आखिरी पार्ट ये फिक्स है, ये यहां से हिलेगा नहीं, फिक्स हो गया यहां पर, राइट। बीच में ये एसएससी में ज्यादा आता है, पी क्यू आर एस। बीच में जो सेंटेंसेस लिखे हैं पी क्यू आर एस, आपको इसे अरेंज करना है प्रॉपर वे से। अब पूछ रहा है कि अरेंजमेंट के बाद इनका जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा? ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। तो अगेन मैंने क्या कहा, आप पेयर बना लो, सीधी सीधी बात। अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है, आपने शुरुआत की इससे कि देयर इज ए कॉन्टिन्यूअस डिमांड, क्योंकि पहला यही है। डिमांड किस चीज की है बताएं? देयर इज ए कॉन्टिन्यूअस डिमांड। डिमांड किस चीज की? टू बैन, बैन करने के लिए, टू बैन द एप्लीकेशन ऑफ साइंस, बैन करने के लिए एप्लीकेशन ऑफ साइंस को। कौन सी साइंस? फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस एंड वर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या कर रही है? आर फॉर्म्ड, बनाई गई हैं, राइट। पहला, दूसरा, तीसरा, आर फॉर्म टू ट्रेन ह्यूमैनिटी, राइट, इन द आर्ट ऑफ। उसके बाद कौन सा? इन द आर्ट ऑफ सेटलिंग देयर डिस्प्यूट्स। और बाद में लास्ट में क्या आ जाएगा, जो कि मेंशन है पहले से, डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए बाय पीसफुल नेगोशिएशन। यानी कि अरे भाई, अगर राष्ट्र में अगर किसी या 2 लोगों के बीच में कोई झगड़ा हो जाता है तो हम लोग झगड़ा सुलझाने के लिए क्या करते हैं? नेगोशिएशन कहते हैं। अरे ठीक है, संपत्ति पर लड़ाई हो रही है, खाने पीने पर लड़ाई हो रही है, पहनावे पर लड़ाई हो रही है, या ज्यादातर मनी को लेकर या संपत्ति को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर ही लड़ाई होती है घरों में।
तो ठीक है, नेगोशिएशन कर लो भाई, इतना पार्ट हम ले लेते हैं, तुम इतना ले लो, थोड़ा बहुत अगर ज्यादा कम चला जाएगा तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। तो पीसफुल नेगोशिएशन की बात कर रहा है राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के बीच में। तो सबसे पहले कौन सा था जो कि इंडिकेटेड था यहाँ पर कि देयर इज ए कॉन्टिन्यूस डिमांड, और डिमांड किस चीज की होगी? अब देखो, डिमांड आर फॉर्म तो होगा नहीं, डिमांड फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पस, यानी कि डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है? चीजों को मिटा देना, तो इसके लिए तो डिमांड होगी नहीं। डिमांड किस चीज की है? इन द आर्ट ऑफ, ये तो बताएंगे बाद में कि किस चीज की है डिमांड, किस चीज में करने के लिए आर्ट, लेकिन क्या डिमांड है तो बताएंगे। टू बैन करने की है, रोकने की है एप्लीकेशन ऑफ साइंस। अब साइंस के बारे में बता रहा है, कौन सी साइंस? फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस एंड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस आर, देखो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन यहां पे प्लूरल है इसलिए आर लग गया, आर फॉर्म टू ट्रेन ह्यूमैनिटी इन द आर्ट ऑफ सेटलिंग देयर डिस्प्यूट्स। कौन सा जा रहा है भाई? सबसे पहले आया पहले वाले के बाद सबसे पहले कौन सा आया? क्योंकि ये तो फिक्स था, शुरुआत इससे होगी, एस से। टू बैन द एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर डिस्ट्रक्टिव, एस क्यू, कहां पर एस क्यू? ये डी वाला टिक करके चले आएंगे, राइट। तो ये तो समझने के लिए इतना टाइम लग गया, अदरवाइज आप एक ही सेंटेंस देखोगे कि देयर इज ए कंटीन्यूअस डिमांड किस चीज की? टू बैन, इसका मतलब एस लगा के चले आओगे 10 सेकंड के अंदर। नेक्स्ट ये कर लेते हैं, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है आपको। ए सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, ये पहला सेंटेंस है जो कि फिक्स है, ये फिक्स रहेगा, ये फिक्स रहेगा। 6-1 बीच के अरेंज करने हैं। ए सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस डिस्टर्बिंग ए पब्लिक मीटिंग, ऐसा लग रहा है कि डिस्टर्बिंग ए पब्लिक मीटिंग एंड मार्च्ड, देखो डिस्टर्ब करते हुए एंड मार्च्ड, आगे बढ़ा, एंड मार्च देम टू द लोकल। ये पेयर नजर आ रहा है कि लास्ट सेंटेंस पी होना चाहिए, और जैसे ही आपने कहा लास्ट सेंटेंस पी होना चाहिए तो पी वाला लास्ट सेंटेंस और कोई बचता ही नहीं, डी सही हो जाएगा। चलो फिर से एक बार अब इस तरफ से करने की कोशिश करते हैं। ये तो हमने लास्ट वाले सेंटेंस की किया। ए सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस बेंट ऑन डूइंग, अपनी कर्तव्य के प्रति बहुत लगा हुआ, व्यवस्थित ढंग से, बेंट ऑन डूइंग क्या? डूइंग राउंडेड अप नहीं, डूइंग जस्टिस, डूइंग जस्टिस यानी कि ये हो जाएगा पहला, उसके बाद डूइंग जस्टिस ये दूसरा। टू हिज यूनिफॉर्म, अपनी यूनिफॉर्म के प्रति जस्टिस करते हुए, राउंडेड अप का मतलब क्या? इकट्ठा कर किया एक ग्रुप ऑफ 18 मिसक्रिएंट्स का मतलब चोर चक्के डाकू वगैरह, उनको इकट्ठा किया। और उसके बाद क्या किया? डिस्टर्बिंग ए पब्लिक मीटिंग एंड मार्च देम टू द लोकल। देम किसके लिए आया? मिसक्रिएंट्स के लिए। इसका मतलब देम से सेंटेंस, ये जो लास्ट है इससे पहले कौन सा कनेक्ट होगा? ये वाला कनेक्ट होगा, लेकिन ये वाले से पहले क्या कनेक्ट होगा? डिस्टर्बिंग ए पब्लिक मीटिंग एंड मार्च देम, आगे बढ़ा के लेके गया। क्योंकि जैसे क्या होता है ना, आपने देखा होगा जब पुलिस वाला कोई बहुत ही ब्रेव टाइप का आता है तो भीड़ लगी रहती है, और भीड़ में से कोई चीज खींच के निकाल लेके आता है जो कि जिसने जुर्म किया होता है, तो उसी की बात कर रहा है। ए सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस बेंट ऑन डूइंग जस्टिस टू हिज यूनिफॉर्म, उसके बाद राउंडेड अप ए ग्रुप ऑफ 18 मिसक्रिएंट्स, उसके बाद डिस्टर्बिंग ए पब्लिक मीटिंग एंड मार्च देम टू द लोकल जेल। डी वाला बच्चे, SQRP, क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी थैंक यू नहीं हुआ भाई। हाँ, जैसे ही वाला क्वेश्चन करते, लेंदी लग रहा है लेकिन ऑप्शंस गिवन है तो कोई बात नहीं, ऑप्शन से इजीली कर सकते हैं हम लोग। बहुत लंबी कहानी लिखी हुई है। ये S1 हो गया बच्चे, ये S6 पहले दे दिया। देखो ये पहला सेंटेंस हो गया, ये छठा सेंटेंस हो गया। बीच में अरेंज करने हैं, 2 3 4 5 अरेंज करने हैं। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं, क्या लिखा है? एडवर्टाइजिंग इज ऑल्सो एडवांटेजियस टू द कंज्यूमर्स इफ इट इंक्रीजेस द सेल्स ऑफ गुड्स, इंडस्ट्री प्रॉस्पेरस एंड प्राइसेस में बी रिड्यूस्ड। खैर इससे हमें कोई मतलब नहीं था, हमने पढ़ लिया आपकी जानकारी के लिए कि मतलब क्या हो रहा है। इसका मतलब ये कहना चाहता है जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है, एडवांटेजियस होता है कंज्यूमर्स के लिए, क्योंकि इंक्रीज करता है सेल ऑफ गुड्स की, सामान के सेल को इंक्रीज करता है, और साथ ही साथ इंडस्ट्री को अच्छा बनाता है, समृद्ध बनाता है, और साथ ही साथ प्राइसेस को भी रिड्यूस कर सकता है। अब यहाँ से बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा कि अगला सेंटेंस कौन सा होना चाहिए, क्योंकि ये लास्ट हो गया। अब देयर इज नो ऑब्वियस कनेक्शन, फॉर एग्जाम्पल द एडवर्टाइजर्स
एक एक एट रैंडम सेंटेंस पढ़ते हैं, जैसे देयर इज नो ऑब्वियस कनेक्शन फॉर एग्जांपल बिटवीन ए पिक्चर ऑफ स्माइलिंग गर्ल एंड सर्टेन ब्रांड स्वीट्स। पिक्चर ऑफ, है ना, पिक्चर से कुछ समझ में आ रहा है। द एडवर्टाइजर्स असम्पशन इज दैट बाय लुकिंग एट सच, पिक्चर से पिक्चर कनेक्ट हो रहा है यहां पे। अब इसके बाद बट मोस्ट पीपल लाइक लुकिंग एट द पिक्चर्स ऑफ प्रेटी गर्ल्स। तो अब एक पेयर पिक्चर सब में आ रहा है, एक पेयर हमें ढूंढना पड़ेगा कि कौन से सेंटेंस के बाद क्या आना चाहिए। देखो कह रहा है देयर इज नो ऑब्वियस कनेक्शन, कोई कनेक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे किसके बीच, एक पिक्चर जिसमें एक मुस्कुराती हुई लड़की की चित्र बना हुआ है और ए सर्टेन ब्रांड स्वीट्स, जैसे कोई ब्रांड का स्वीट हो गया, जैसे मान लो हम कोई भी नाम ले लें एट रैंडम, कोई नामी गिरामी कंपनी चिप्स या नमकीन बनाने वाली या स्वीट बनाने वाली, उसके ऊपर अगर हमने किसी लड़की की मुस्कुराते हुई फोटो छाप दी, तो ये क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि देखो यहां पर लिखा है कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन देखो फॉर एग्जांपल बिटवीन ए स्माइलिंग एंड सर्टेन ब्रांड स्वीट्स, लेकिन बट मोस्ट पीपल लाइक लुकिंग एट द पिक्चर्स ऑफ प्रेटी गर्ल्स। इसका पीछे का माइंडसेट क्या है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग होते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक लुकिंग एट द पिक्चर्स ऑफ प्रेटी गर्ल्स, राइट। अब आगे बता रहा है कि ऐसे क्यों करते हैं। द एडवर्टाइजर्स assumption is that by looking at such pictures the consumer would be influenced to buy his product। तो क्लियर हो रहा है कौन सा पेयर बन गया भाई, पी के बाद एस आना चाहिए, पी एस पी एस पी एस, कहां पर मिला पी एस, जल्दी से ढूंढो पी एस, क्योंकि यहां पर दे रहा है कि कोई कनेक्शन नहीं है एक पिक्चर का मुस्कुराती हुई लड़की की और सर्टेन ब्रांड से, लेकिन लोग पसंद करते हैं एट द पिक्चर्स ऑफ प्रेटी गर्ल्स, इसलिए फिर उसके माइंडसेट को बता रहा है। तो P के बाद S ये आपका पेयर बन गया और लास्ट में आएगा Q, देखो असम्पशन उसका क्या है। और सीधी सी बात है, जैसे हमने शुरू किया उसके बाद R आना चाहिए, R ये चला जाएगा, राइट। R में कोई ऐसी खास बात नहीं लिखी हुई है जो आप कनेक्ट करने के लिए यूज कर सको इसको, ठीक है। लेकिन हाँ, जैसे मेयरली टू ड्रॉ द पब्लिक अटेंशन टू सर्टेन प्रोडक्ट्स, अटेंशन की बात कर रही है, उसका एग्जाम्पल दे रहा है यहां पर कि देयर इज नो ऑब्वियस कनेक्शन फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो ये वाला चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप एक बार फिर से देख लेते हैं, इन केस एनी डाउट यू कैन आस्क, क्योंकि लेंथी लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपने देखा दो सेंटेंसेस जो कि पेयर में पिक्चर से यहाँ पे रिलेट हो रहे थे, यहाँ पे पिक्चर की बात हो रही, यहाँ पर भी पिक्चर की बात हो रही, राइट। पिक्चर ऑफ प्रेटी गर्ल्स स्माइलिंग गर्ल, देखो मैच हो रहा है ना, तो पेयर बना दिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट इज, ये भी आसान है, जो कि किसके फॉर्म में है, ऑप्शंस के फॉर्म में है। इन 1945 अमेरिका फेस टू पावरफुल एनिमीज इन द वर्ल्ड वॉर। पहला बच्चे ये हो गया, लास्ट ये हो गया, S6 पहले दे दिया, लास्ट बीच में अरेंज करना है। अभी आपको S6 नहीं पढ़ना, अभी आपको पहला पढ़ना। इन 1945 अमेरिका फेस टू पावरफुल एनिमीज, यहां से बहुत बड़ी हिंट मिल रही है, टू पावरफुल एनिमीज इन द वर्ल्ड वॉर, दो ऐसे मिले, कहां पर वो दो हैं। अमेरिका फाउंड कन्वेंशनल वेपन्स नहीं हो सकता, द रिजल्ट ऑफ दिस वॉज द प्रोडक्शन नहीं, द गवर्नमेंट ऑर्डर्ड द साइंटिस्ट नहीं, वो दो कौन से पहले बताएगा ना। दीज वर जर्मनी एंड जापान हु पोज स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, इसका मतलब क्यू से शुरुआत हो जाएगी बच्चे, दीज वर जर्मनी, क्यू से शुरुआत होगी। अब आप देख सकते हो कि दो में क्यू है, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। अब आगे हम मैच करने की कोशिश करते हैं कि क्या आना चाहिए इसके बाद। दोनों में क्या है, पी है, पी मैच कराओ। दीज वर जर्मनी एंड जापान हु पोज स्ट्रॉन्ग अपोजिशन अमेरिका, उसके बाद पी, अमेरिका फाउंड कन्वेंशनल वेपन्स, जो पुराने वेपन्स थे, इनसफिशिएंट टू क्रश देम, उन्होंने पाया कि जो हमारे पास पहले से वेपन्स हैं वो इनसफिशिएंट हैं। पी के बाद आर आना चाहिए, नहीं आर नहीं, पी के बाद क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए, क्योंकि अभी तो देखो रिजल्ट की बात नहीं कर रहे। उन्होंने क्या कहा कि अमेरिका फाउंड कन्वेंशनल वेपन्स इनसफिशिएंट थे उनको सबक सिखाने के लिए, उनको क्रश करने के लिए। इसलिए क्या हुआ, द गवर्नमेंट ऑर्डर्ड द साइंटिस्ट टू कंडक्ट रिसर्च एंड प्रोड्यूस ए न्यू डेडली वेपन, है ना। जैसे ही ऑर्डर किया अपने साइंटिस्ट को कि एक न्यू डेडली वेपन बनाओ, तो उसके बाद क्या हुआ, द रिजल्ट आ गया। द रिजल्ट ऑफ दिस वॉज द प्रोडक्शन ऑफ द एटम बॉम्ब, और उसके बाद
लास्ट ये जा रहा है जिसमें क्या कह रहा है, दिस वॉज द वेपन दैट एंडेड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो देखो एटम बॉम्ब बना दिया और उसी वेपन की लास्ट में बात हो रही, इसका मतलब यहां तक हम बिल्कुल सही जा रहे थे। तो सबसे पहले आया क्यू, उसके बाद दोनों में पी आया, और पी के बाद कनेक्ट करने के लिए कि अमेरिका फाउंड कन्वेंशनल वेपन्स इनसफिशिएंट, तो क्या किया, गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि दूसरा बनाओ भाई, ऐसा आ गया। उसके बाद बचा क्या, आर, ये वाला चला जाएगा आपका ऑप्शन जो कि सही होगा। राइट, इजी था। ये वाला करते हैं, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है लेंदी है, मुश्किल है, कोशिश करते हैं करने की। ऑप्शंस पे निगाह फेरी, सभी में डी से शुरुआत है। राइट, सभी में डी से शुरुआत है, तो क्या करेंगे, डी पहला पढ़ेंगे। Over 20 years ago, the city government, central government and the private sector made a concerted effort to shift the economy to include IT. IT को include करना है इकोनॉमी में, राइट। उसके बाद सभी में देख सकते हैं बी आ रहा है, सभी ऑप्शंस में बी आ रहा है, राइट। तो चलो बी पढ़ लेते हैं। टुडे देखो ओवर 20 years ago था, अब आज बात कर रहे हैं टुडे की। टुडे मोस्ट दैट इज ओवर 95% हाउस होल्ड इन द सिटी एंजॉय ब्रॉडबैंड कनेक्शन, यानी कि आईटी से कनेक्ट करने का मतलब क्या है, नेट प्रोवाइड करना, उनको इंटरनेट देना, राइट। इंटरनेट की बात कर रहा है ये देखिए। फिर उसके बाद सभी में लिखा हुआ, नहीं सभी में नहीं, कुछ में लिखा है सी, कुछ एक में लिखा है सी और सब में लिखा है, बाकी सब में लिखा है एफ। तो देखते हैं एफ आना चाहिए। हाँ, टुडे देखो इतने ओवर 95% हाउस होल्ड इन द सिटी एंजॉय ब्रॉडबैंड कनेक्शन, यानी कि ये बड़ा लेवल है। दिस लेवल, एफ आएगा बच्चे, दिस लेवल ऑफ कनेक्टेडनेस हैज चेंज नॉट ओनली द सिटीज इकोनॉमी बट ऑल्सो हाउ इट इज गवर्नड एंड हाउ बिजनेस इज कंडक्टेड। यानी कि डी के बाद आया बी और बी के बाद आया एफ। अब हमें देखना है कि एफ के बाद सी आएगा या ए आएगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे इतना तामझाम करने से अच्छा ये है पहले ही आप देख लेते कि यहां पर क्या लिखा देखो, ऑल द सिटी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नाउ बिड फॉर ऑनलाइन। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सिटी के वो बिड करते हैं ऑनलाइन, यानी बोली लगाना ऑनलाइन करते हैं। अब बिड से, ये देखो कीवर्ड बिड यहां पर भी है, विद ऑल द बिड इंफॉर्मेशन बीइंग अवेलेबल एंड ट्रैक्ड ऑनलाइन। अच्छा बताओ, हमने कहा कि हम ऑनलाइन यूज करते हैं, फिर उसके बाद हम कहेंगे कि सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है, या पहले हम कहेंगे कि सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल ट्रैक की जा सकती है, हम इंफॉर्मेशन जो है ऑनलाइन चीजें चलाते हैं, पहले हम नेट का यूज, पहले तो ये कहेंगे ना हम नेट का यूज करते हैं इसलिए सारी चीजें आपको नेट पर मिलती हैं। ये थोड़ी कहोगे कि इसलिए सारी चीजें नेट पर मिलती हैं क्योंकि हम नेट का यूज करते हैं, नेट चलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो पहले ये वाला जाना चाहिए कि ऑल सिटी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नाउ बिड फॉर ऑनलाइन, फिर उसके बाद सी के बाद ए जाना चाहिए कॉम्बिनेशन कि विद ऑल द बिड इंफॉर्मेशन बीइंग अवेलेबल एंड ट्रैक्ड ऑनलाइन करप्शन हैज कंसिडरेबली रिड्यूस। करप्शन जो है वो रिड्यूस हो चुका है। सी ए का कॉम्बिनेशन बच्चे कहां पर है देख लो एक बारी, सी ए का कॉम्बिनेशन इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर मिल गया, ये देखो इधर नहीं है, सी ए। तो क्या हो गया, डी बी एफ तो हम लोग बना ही चुके थे, उसके बाद हो गया सी ए ई। इसका मतलब लास्ट वाला सेंटेंस जो है वो कंक्लूजन पार्ट है जिसमें कह रहा है एज आवर सिटीज डू एक्सपेंड एंड बिकम मोर कॉम्प्लेक्स सच ए सिस्टम विल मेक गवर्नेंस मोर क्या मैनेजेबल, राइट। तो उम्मीद है यहां तक बच्चे समझ में आया होगा, कोई डाउट परेशानी समस्या तो नहीं किसी को, नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हो गया था, ये बता दो जल्दी से। ये दिस वन, चलिए भाई सॉल्व करें इसको, आंसर बताएं। कहानी की शुरुआत इन सिंपलर टर्म्स इट इज नहीं हो सकती। द थर्ड गोल्डन केला अवार्ड विल बी होस्टेड बाय, ये भी शुरुआत नहीं हो सकती। इट वॉज क्रिएटेड द गोल्डन केला अवार्ड, ये देखो ये सब्जेक्ट मैटर है, यानी कि डी से शुरुआत होगी बच्चे, डी से ही शुरुआत होगी। द गोल्डन केला इज हेल्ड ईच ईयर वेयर अवार्ड्स आर गिवन फॉर द ईयर्स वर्स्ट इन बॉलीवुड। इसका मतलब डी से तो एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, यहां पर तुरंत हम लोग हिट कर देंगे, कौन सा होगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहां पर बता रहा है कि द गोल्डन केला एक अवार्ड टाइप होता है जो कि दिया जाता है वर्स्ट परफॉर्मेंस के लिए बॉलीवुड में। उसके बाद
अगर सिंपलर टर्म्स में देखा जाए तो ये इंडियन वर्जन है रेजियस का, जो कि बाहर चलता, हॉलीवुड में चलता होगा मे बी। उसके बाद ई आ जाएगा, इट वॉज क्रिएटेड बाय, किसने बनाया, रैंडम मैगजीन, इंडियाज लॉन्गेस्ट रनिंग ह्यूमर मैगजीन इन द ईयर। उसके बाद आएगा सी, इट वॉज क्रिएटेड इन ऑर्डर टू रिडिक्यूल द बैड परफॉर्मेंस एंड एज ए रिवेंज फॉर वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम एंड मनी ऑन सच इडियोटिक फिल्म्स। और उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, द थर्ड। अब सारी बात अगर हम लोग बता दी, जैसे मान लो कि अगर हम एक गेम की बात करें, से फुटबॉल की बात करें, फिर उसके बाद हम फुटबॉल को लेके बात करें कि फुटबॉल और जगह क्या कहलाया जाता है, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, राइट। उसके बाद हम कहें कि ये कहाँ पर शुरू हुआ था, इस बार का, और लास्ट में क्या कहें, इस बार का कहाँ पर निर्धारित किया जाएगा, कहाँ, कौन सी ऐसी टीम है, कौन सी ऐसी कंट्री है जो इस बार का होस्ट करेगी, जैसे यहाँ पे लिखा है। तो इसका मतलब लास्ट वाला ये आ जाएगा बी, जो कि बी लास्ट इसमें है। हो गया भाई। नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग इस सेशन का और कर लेते हैं। उसके बाद अगले लेक्चर में और भी एक्सरसाइज लेकर आएंगे। ये बच्चे, ये जो दो पार्ट अभी हमारे पास बच रहे हैं, ये हो गया, और साथ ही साथ पहला ये हो गया, दूसरा हम लोग ये नहीं कर पाए अभी। तो इनको हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। आज ये कर लेते हैं, ये वाला वॉलंटरी मेजर्स सच एज कोड्स ऑफ कंडक्ट हैव फेल्ड टू एड्रेस दीज से सेंटेंस की शुरुआत नहीं हो सकती। उसके बाद हाउ एवर सेंटेंस की शुरुआत नहीं हो सकती, कंपनी से हो सकती है। देयर आर सेवरल इंस्टेंसेस ऑफ कंपनी अंडरमाइनिंग वर्क राइट एंड सेवरल इंस्टेंसेस की बात तो बाद में होगी, पहले सब्जेक्ट मैटर चाहिए। द कंपनीज बिल इज 10 से शुरुआत नहीं हो सकती। दे प्रोवाइड, कौन प्रोवाइड नहीं पता। इसका मतलब पहला सेंटेंस, ओपनिंग सेंटेंस कौन सा होगा, नो डाउट अबाउट दैट कि कंपनीज आर ए पावरफुल फोर्स फॉर, ये पहला हो जाएगा कंपनीज, क्योंकि यहाँ पे एक नए सब्जेक्ट मैटर की बात कर रहा है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, स्वतंत्र है, अपने आप में किसी से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए पहला सेंटेंस कौन सा होगा, सी वाला, कंपनीज आर ए पावरफुल फोर्स फॉर गुड। उसके बाद जब पावरफुल फोर्स बता दिया तो इसके बारे में अभी तारीफ करेगा। सी के बाद आएगा एफ, कंपनीज के बारे में क्या लिखा है, ये हो गया 2, वो प्रोवाइड करती, दे प्रोवाइड जॉब्स, बूस्ट इकोनॉमीज एंड एड सोशल एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट। क्या करते हैं वो, जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, इकोनॉमीज को हमारी बूस्ट करते हैं, सोशल और एनवायरमेंटल डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी होते हैं, राइट। अब इसके नेगेटिव पार्ट को बताना चाहेगा वो, फिर क्या आएगा, हाउ एवर, तीसरा ही आ जाएगा, हाउ एवर दे कैन ऑल्सो कॉज सीरियस प्रॉब्लम्स विद देयर इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। बी आ गया, कौन सा प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं, ये बता रहे हैं यहां पर। देयर आर सेवरल इंस्टेंसेस, ये हो गया चौथा, राइट। डी, देयर आर सेवरल इंस्टेंसेस ऑफ कंपनीज अंडरमाइनिंग वर्कर्स राइट को, यानी कि उनके जो अधिकार हैं उनको छीनना, और डैमेजिंग द एनवायरमेंट। भाई सीधी सी बात है, कोई इंडस्ट्री होती, कंपनी होती है, अगर उसमें वेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा बनता है तो डैमेज होता है एनवायरमेंट को। तो ये हो गया नेगेटिव पार्ट। अच्छा, वॉलंटरी मेजर्स सच एज कोड्स ऑफ कंडक्ट हैव फेल्ड टू एड्रेस दीज इश्यूज, ये इश्यूज है ना, एंड डिलीवर चेंजेस। तो इसके बाद आएगा ये फेलियर बता रहा है कि वॉलंटरी मेजर्स और सच एज कोड्स ऑफ कंडक्ट हैव फेल्ड, फेल हो चुके हैं। अगर कोई चीज फेल हो चुकी है तो कोई चीज ऐसी लानी चाहिए जो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, जो कि इसमें लिखी हुई, देखो 6 ही हो जाएगा। द कंपनीज बिल 2009 इज दस ए मींस टू एड्रेस इश्यूज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड इंश्योर दैट द कंपनीज आर अकाउंटेबल फॉर देयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड सोशल इंपैक्ट। ये हो जाएगा कंक्लूजन पार्ट। तो पहला कौन सा आया हमारे पास, पहला हो गया था ये कंपनीज वाला, सी वाला पहला हो गया। उसके बाद दूसरा कौन सा था, लिख देते हैं एक बार ताकि याद रहे। सी पहला हो गया, उसके बाद एफ हो गया था, उसके बाद हाउ एवर, ये बी हो गया था, उसके बाद डी हो गया था, इसमें लिखा था देयर आर सेवरल इंस्टेंसेस, उसके बाद हो गया ए वाला, और लास्ट में कौन सा बचा हमारे पास, ई बचा, राइट, जो कि कंक्लूजन पार्ट है। तो ये ऑप्शन मैच करो, किसी से मैच हो रहा है भाई, सी एफ बी डी ए ई, पहला देखो सी एफ बी डी ए ई, ये वाला आ गया, राइट।
आप चाहें तो पेयर बना के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने देखा कि कितनी ही आसानी से हम लोग ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को, पैराजम्बल्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो और भी ज़्यादा इजीली हो सकता है, यानी कि 15 सेकंड में हो सकता है। और अगर ऑप्शंस नहीं आते, सीधे सीधे ये पूछता है कि इनमें से पहला कौन सा का दूसरा, जैसे कि यहाँ पर पूछा हुआ देख सकते हैं कि विच इज द लास्ट सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। अब इसमें ऑप्शन कैसे दे रहा है, सी होगा, बी होगा, डी होगा, एफ होगा या ई होगा, अलग अलग ऑप्शंस है। तो इसमें बच्चे हेल्प नहीं मिल पाती, इसमें आपको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो दो टाइप से क्वेश्चन जनरली बन जाते हैं, जिसमें पहले से ऑप्शंस होते हैं और दूसरा जिसमें ऑप्शंस इस तरीके के होते हैं कि पहला कौन सा होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा होगा। तो जिसमें ऑप्शंस ए बी क्यू आर एस टी ऐसे कुछ दिया रहता है तो वो ईजिली सॉल्व कर लेते हैं हम लोग कम समय में। लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा देखा जाए तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे बैंक में ज़्यादा बनते हैं। लेकिन एसएससी में ले लें और भी एग्जामिनेशंस हैं एसएससी के, जिसमें वो छोटे लेवल के कुछ हम कह सकते हैं सेंटेंसेस आते हैं या क्वेश्चंस आते हैं, उनको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर हुआ है तो एक बार फिर से बताएंगे कि सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे डाउट था, इसमें मुझे बता दीजिए फिर से। और आपको क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ताकि ये और भी ज़्यादा कंठस्थ हो जाए, आपको तैयार हो जाए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप प्रैक्टिस में आते जाओगे और सही क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।